हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्यूटर असारस पर। तो जैसा कि आप सभी जान रहे हैं, मैं आप सभी को डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के कंप्यूटर विषय के बारे में पढ़ा रहा हूं और उसमें हम चौथा अध्याय पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने अभी तक एक लेक्चर पढ़ा है, जिसमें मैंने आपको ई कंटेंट के बारे में बताया है और फिर आईसीटी का क्या एडवांटेज है उसके बारे में बताया है। ई कंटेंट का कैसे डेवलपमेंट कर सकते हैं इंटरनेट की सहायता से, वो बताया है। तो चलिए उसके आगे हम देखते हैं, हमें जो पढ़ना है उसके बारे में जानते हैं। देखिए, उसके बाद हमारे सिलेबस में है डिजिटल प्रोजेक्ट का विकास, उसके बारे में पढ़ना है। और ये मैं क्लास चालू करने से पहले आप सभी से अनुरोध करना चाहता हूँ कि जिन्होंने इसके पहले की वीडियो नहीं देखी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको कंप्यूटर के प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। आप वहाँ से जाके पहले वो वीडियो देखिएगा, फिर इसको देखिएगा तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। आप ज़्यादा अच्छे से हर चीज़ों को सीखेंगे और फिर आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा तो आपको वीडियो ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो चलिए, और जो प्रशिक्षु, जो भी बच्चे पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्या है डिजिटल प्रोजेक्ट का विकास। तो देखिए, इसमें मैंने आप लोगों के लिए लिख रखा है, डिजिटल प्रोजेक्ट में नियोजन, तैयारी और उत्पादन शामिल है, जो इलेक्ट्रॉनिक प्रकाशनों को बनाने में शामिल होता है। इलेक्ट्रॉनिक प्रकाशनों में वेबसाइट, इलेक्ट्रॉनिक किताबें, डिजिटल छवियां आदि शामिल होती हैं। तो डिजिटल प्रोजेक्ट का विकास मतलब आप जानते हैं कि जब प्रोजेक्ट की ज़रूरत क्यों पड़ती है, जब भी हम कोई चीज़ अच्छे से किसी के सामने पेश करना चाहते हैं, उसको सही तरीके से किसी के सामने पेश करना चाहते हैं, तो हम प्रोजेक्ट बनाते हैं और फिर सामने वाले के सामने चीज़ों को प्रदर्शित करते हैं। तो डिजिटल प्रोजेक्ट को बनाने के लिए हमें उसकी हर एक चीज़ को जानना होगा, उससे रिलेटेड हर एक ज़रूरी सामानों को लाना होगा जिसका प्रयोग करके हम प्रोजेक्ट को तैयार करेंगे। तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक प्रकाशन को शामिल किया जाता है। जैसे इलेक्ट्रॉनिक वेबसाइट पर जाते हैं, आप उसके बारे में नॉलेज जुटाएंगे और उसके बाद आप अपने प्रोजेक्ट, जिस भी टॉपिक पे आपको प्रोजेक्ट बनाना होगा उसको आप तैयार करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक किताबें भी उपलब्ध है ऑनलाइन, आप उसके थ्रू मदद लेंगे और फिर अपने प्रोजेक्ट को तैयार करेंगे। डिजिटल छवियां आदि शामिल होती हैं इन सब चीज़ों में। उसके बाद देखते हैं कि डिजिटल प्रोजेक्ट विकास की आवश्यकता और महत्व क्या हो सकता है, कि इसका आवश्यकता क्या हो सकता है, किस लिए। जैसे आप देखते होंगे डिजिटल प्रोजेक्ट, जैसे कंपनियों में आपने देखा होगा कि अधिकतर कंपनी किसी भी टॉपिक पे प्रोजेक्ट तैयार करती है और फिर उसको सामने पेश करती है अदर कंपनियों के, या फिर किसी भी और नेशनल कंपनी, इंटरनेशनल कंपनी के सामने हर चीज़ को प्रदर्शित करती है। तो देखिए, उसके डिजिटल प्रोजेक्ट के विकास में किस चीज़ की आवश्यकता है, क्या महत्व है, इसको जानते हैं। तो देखिए, तकनीकी ज्ञान के लिए, मतलब डिजिटल प्रोजेक्ट को आदमी क्यों शुरू करता है, कि उसको टेक्नोलॉजी के बारे में जानकारी हो, कि टेक्नोलॉजी का कैसे यूज करना है। जो भी चीज़ पे आपको जो प्रोजेक्ट बनाना है, उसमें जिस चीज़ की आवश्यकता है उसको आप टेक्नोलॉजी के थ्रू कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इसके बारे में जानना हो गया पहला। दूसरा, समय बचत के लिए, जब आप मान लीजिए प्रोजेक्ट बनाएंगे तो सामने वाले के पास आप अपनी बातों को आसानी से समझा सकते हैं, किसी फिगर के थ्रू, किसी आंकड़े के थ्रू। तो इससे आपका समय भी बचत होगा और सारा चीज़ कंप्यूटर पे होगा, तो ये चीज़ से आपका समय भी बचता है। फिर देखिए, इसमें कागज कार्रवाई में बेकार का खर्च में कमी नज़र आ रही है। मतलब कि जब आप प्रोजेक्ट बनाएंगे तो आप अपने कंप्यूटर पे बनाएंगे या स्मार्टफोन पे बनाएंगे या और चीज़ों पे बनाएंगे, तो इसमें कागज़ के ऊपर जो खर्चा आएगा वो नहीं आएगा। आप डिजिटली हर चीज़ को तैयार कर सकते हैं, पेपर वर्क कम करना पड़ेगा। फिर इसके बाद देखिए, इसके कारण से हर विषय में सही सूचना लोगों तक पहुंच रही है। मतलब जब आप टेक्नोलॉजी का प्रयोग करेंगे और डिजिटल प्रोजेक्ट तैयार करेंगे तो फिर आप हर चीज़, जो भी आंकड़ा होगा, चाहे जो भी जानकारी होगी, उसको आप पूरी तरीके से पहले उसको सर्च करेंगे, उसके बाद लोगों तक पहुंचाएंगे, तो इससे लोगों तक सही सूचना पहुंचेगी। इसका एक ये फ़ायदा हो जाएगा। फिर वैसे ही है, पांचवा जो है, देश के हर कार्य को इलेक्ट्रॉनिक करने के लिए डिजिटल प्रोजेक्ट विकास की आवश्यकता होती है। मतलब आज के टाइम में आपको पता है कि अब हर चीज़ को डिजिटलीकरण किया जा रहा है। मतलब हर एक चीज़ का ये किया जा रहा है कि अब कॉपी पेपर पे नहीं, हर चीज़ का एक वेबसाइट होगा, उस पर आप जाएंगे, सारा डिटेल वहाँ रहेगा। तो हर चीज़ को डिजिटली करने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि आने वाले समय में हर चीज़ आपको कंप्यूटर पे ही ज़्यादा देखने को मिलेगी। तो इसमें ये भी है कि आप इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों को, डिजिटल प्रोजेक्ट का जब आप बनाना सीख जाएंगे तो आप हर चीज़ों को
आसानी से सामने वाले के सामने आप प्रदर्शित कर सकते हैं। तो ये उसके फ़ायदे हैं। डिजिटल प्रोजेक्ट विकास की आवश्यकता और महत्व है कि इसकी आवश्यकता हमें क्यों पड़ी, लोगों तक अपने चीज़ों को पहुँचाएं, अपने ज़रूरत जो भी सामने वाले को समझाना है उसको किस तरीके से हम समझाएंगे, तो इसके लिए डिजिटल प्रोजेक्ट की आवश्यकता पड़ी। और इसका महत्व यही है कि कम खर्च में आप चीज़ों को सीख लेंगे, बता देंगे, सामने वाले तक सही न्यूज़ पहुँचाएंगे, समय की बचत होगी, यही सब इसका यूज है। फिर देखिए डिजिटल प्रोजेक्ट के लाभ क्या क्या हो सकते हैं ये भी जान लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने लिख रखा है, डिजिटल प्रोजेक्ट को प्राथमिक लाभ यह है कि एक एनकोडेड टेक्स्ट दस्तावेज कई आउटपुट विकल्पों का उत्पादन कर सकता है। मतलब मान लीजिए आपने कोई भी टेक्स्ट डॉक्यूमेंट तैयार किया है, तो आप अगर उसको किसी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो उसको आप प्रिंटर के थ्रू या और भी थ्रू आसानी से कई बार निकाल सकते हैं। जिसको जिसको देना होगा आप उसको आसानी से पहुंचा सकते हैं। मतलब आपने जो भी प्रोजेक्ट बनाया है आप उसको चाहेंगे तो उसका प्रिंट आउट निकाल के जितनी बार निकालना चाहेंगे, जितना लोगों तक पहुंचाना चाहेंगे आप उसको पहुंचा सकते हैं या PDF के थ्रू भेज सकते हैं। तो इसका एक ये फ़ायदा हो गया कि मतलब इसमें आपको आउटपुट विकल्प ज़्यादा मिलते हैं, आप आसानी से चीज़ों को दूसरे तक शेयर कर सकते हैं। उसके बाद इसमें ऑडियो, विजुअल या टेक्स्ट फीचर शामिल होते हैं। मतलब कोई चीज़ आपको अगर वीडियो के थ्रू समझानी हो तो आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं, तो या फिर आप उसमें कोई प्रोजेक्ट बनाए तो उसमें वीडियो लगा देंगे, तो उस वीडियो के थ्रू, एनिमेशन के थ्रू आप चीज़ों को समझा देंगे। या टेक्स्ट फीचर, मतलब या तो लिखा हुआ रहेगा, जब आप प्रोजेक्ट बनाएंगे तो जो आंकड़ा आप मेंशन करेंगे वो लिख के भी मेंशन कर सकते हैं या किसी ग्राफ के थ्रू मेंशन कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें आ जाएंगी ऑडियो, विजुअल, या ये इसका एक लाभ हो जाएगा। उसके बाद आता है देखिए, इसके द्वारा चीज़ों को समझाना सरल होता है। मतलब डिजिटल जब आप प्लेटफॉर्म पे चीज़ों को समझाएंगे, एक प्रोजेक्टर के थ्रू लोगों को समझाएंगे तो लोगों को चीज़ें आसानी से समझ में आएंगी और सब उन्हें फिर अच्छे से समझ में आएगा। और वो जब आसानी से चीज़ों को समझेंगे तो वो फिर आपके ऊपर भरोसा करेंगे और आपके साथ कार्य करेंगे। इसका यही फ़ायदा है। फिर इसमें जो अगला लाभ है वो है डिजिटल प्रोजेक्ट को एक्सेस करना आसान होता है। मतलब जो भी प्रोजेक्टर पे आप समझाएंगे उसको ओपन करना, बंद करना या लोगों तक शेयर करना, मतलब उसको एक्सेस करना सरल होता है। जैसे मैंने आपको बताया, या तो आप PDF के रूप में आप शेयर कर देंगे या फिर आप प्रिंट आउट निकाल के, मतलब उसको डिजिटल प्रोजेक्ट जो भी आपने बनाया होगा अपने कंप्यूटर पे उसको आप आसानी से दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला टॉपिक है रेडियो एवं TV सेवाओं के माध्यम से शिक्षा तक पहुँच। कैसे हम शिक्षा तक पहुँच सकते हैं, रेडियो के माध्यम से या TV सेवा के माध्यम से। तो देखिए शैक्षिक रेडियो, इसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। देखिए मैंने क्या लिख रखा है, शिक्षा से मानव का बौद्धिक विकास व जीवन में कलात्मक रुचि आती है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम सभी के लिए शिक्षा बहुत ही आवश्यक है। जो अगर इस आज के टाइम में पढ़ाई नहीं करेगा, जिसको नॉलेज नहीं होगा, वो अपने जीवन में बहुत अधिक लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकता है। अपने जीवन में अच्छे कार्यों को बहुत, मतलब ऐसा नहीं है कि आज पहले के टाइम में लोग कम पढ़े लिखते तो काम चल जाता था, लेकिन आज के टाइम में शिक्षा सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। यह आपके अंदर एक कलात्मक रुचि उत्पन्न करती है। उसके बाद देखिए रेडियो पर पढ़ने लिखने के अतिरिक्त समाज में उपलब्ध संसाधनों की जानकारी प्राप्त होती है। मतलब रेडियो जैसे है, जो अगर रेडियो के थ्रू आप पढ़ाई लिखाई की चीज़ों के बारे में जानेंगे, सांस्कृतिक कार्यक्रम के बारे में जानेंगे, मान लीजिए कोई कवि है, उसका एक समय पे कविता आती है तो आप उसको सीख सकते हैं। फिर कोई ड्रामा है, अगर वो उसका एक टाइमिंग होगा, उस टाइमिंग पे आएगा। इन सब के अलावा जो सामाजिक है, जैसे कोई न्यूज हो गया, वो आपको जानना हो तो उस पर रेडियो के थ्रू, एक रेडियो पे 7:30 की टाइमिंग होती है, आप सभी को पता है। उस पर आप जाएंगे तो आपको सारा देश विदेश का सारा समाचार आपको सुनाई देगा। तो मतलब शैक्षिक जानकारी के सिवा आपको सामाजिक जानकारी भी इस पर उपलब्ध होती है। देखिए रेडियो पर NCERT और इग्नू के अनेक शैक्षिक कार्यक्रमों का प्रसारण किया जाता है। अब NCERT आप जानते ही हैं, NCERT जो बच्चे पढ़ाई करते हैं NCERT की, और इग्नू भी आप जानते हैं जो ओपन पढ़ाई करते हैं। तो इसमें रेडियो पर एक टाइमिंग होती है और उस टाइमिंग पे इन दोनों चीज़ों का के कोर्स से रिलेटेड या इसमें जो भी पढ़ने लायक कार्यक्रम है उसका प्रसारण किया जाता है और बच्चे आसानी से समझते हैं। तो देखिए अब आपसे अगर पूछ दे रेडियो का सेंटर कहाँ है, तो आप आसानी से बता सकते हैं कि रेडियो को सेंटर ऑफ लर्निंग रिसोर्सेज भी कहा जा सकता है। माफ़ कीजिएगा, कि रेडियो को सेंटर ऑफ लर्निंग रिसोर्सेज भी कहा जाता है। ठीक है, कि मतलब रेडियो ऑफ लर्निंग रिसोर्सेज का मतलब समझ रहे होंगे कि रेडियो जो है वो एक सेंटर है जहाँ से हम चीज़ों को आसानी से सीख सकते हैं। मतलब वो एक माध्यम है
जहाँ पे चीज़ों को पता का प्रसारण होता है और हम उसे सुनते हैं और चीज़ों को सीखते हैं। तो ये रेडियो के थ्रू हो जाएगा। तो देखिए रेडियो की शैक्षिक उपयोगिता क्या क्या हो सकती है, इस अगर आपसे पूछ दे तो आप क्या लिखेंगे, तो चलिए देखते हैं। इसमें देखिए मैंने पहला लिख रखा है, ऐसे स्थान जहाँ पर आज भी बिजली उपलब्ध नहीं है वहाँ पर बालकों को बौद्धिक ज्ञान व मनोरंजन रेडियो के द्वारा प्राप्त होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत सारे ऐसे गांव हैं आज के समय में भी जहाँ पे रेडियो, जहाँ पे मतलब लाइट उपलब्ध नहीं है, तो वहाँ के लोग रेडियो पर चीज़ों को देखते हैं। जैसे अगर मैच आता है तो वो रेडियो पे सुनते हैं, क्योंकि रेडियो पे भी वनडे मैच, 2020 मैच का प्रसारण होता है, तो वहाँ पे वो चीज़ सुनते हैं, अपना मनोरंजन करते हैं, गाना सुनते हैं, जो ज्ञान की चीज़ें हैं, कवि या कोई भी ड्रामा चलता है जिसको शैक्षिक प्रकाशन किया जाता है, वो उसको देखते हैं और सीखते हैं। फिर उसी के थ्रू उनका मनोरंजन होता है, क्योंकि वहाँ पे लाइट तो है नहीं, तो वहाँ पे रेडियो के थ्रू मनोरंजन होगा और रेडियो के थ्रू ज्ञान को अर्जित किया जाएगा, समाचार सुना जाएगा। ये है एक फ़ायदा। दूसरा है रेडियो प्रसारण से शैक्षिक एवं अन्य क्षेत्रों से संबंधित जानकारी प्राप्त होती है। जैसा कि मैंने आपको बताया, समाचार भी आपको मिलता है, मतलब हर एक तरह की जानकारी आपको रेडियो द्वारा प्राप्त होती है, एजुकेशनल भी और सामाजिक भी। इसके बाद देखिए रेडियो से भाषण, संगीत वो अन्य महत्वपूर्ण कार्यक्रम रिकॉर्ड कर उन्हें आवश्यकता अनुसार शिक्षा में प्रयोग किया जाता है। जैसा कि मैंने बताया कि कभी संगीत या कोई लेक्चर हो गया, या कोई संगीत कोई सिखा रहा होगा, कोई भाषण दे रहा होगा, या अन्य महत्वपूर्ण कार्यक्रम को रेडियो पर रिकॉर्ड किया जाता है और उसकी एक टाइमिंग बनाई जाती है और उस टाइमिंग पे वो लोगों के साथ शेयर किया जाता है। लोग उससे सीखते हैं और पढ़ते हैं, कह सकते हैं, या अपनी जानकारी को बढ़ाते हैं, सीखते हैं। 3 ये हो गए। फिर चौथा देखिए, चौथा यहाँ पे है कि रेडियो में नियमित रूप से समाचार प्रसारित होता है, उससे छात्र महत्वपूर्ण समाचार नोट कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि रेडियो में 7:30 की टाइमिंग होती है, या फिर रात के 9 बजे की भी शायद टाइमिंग होती है। उस टाइमिंग पे समाचार आता है और बच्चे उसको सुन सकते हैं, फिर उस समाचार में जो कुछ भी नोट करने लायक है उसको नोट कर सकते हैं और अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं। इसका ये फ़ायदा है। तो रेडियो की शैक्षिक उपयोगिता ये सब हो सकती है। जब आपसे अगर पूछे कि रेडियो के माध्यम से कैसे शैक्षिक चीज़ों को सीखा जा सकता है, तो आप इस तरीके से आप पॉइंट में बना के लिख सकते हैं। चलिए इसके आगे देखते हैं हमें क्या पढ़ना है। इसके आगे जैसा कि हमने हेडिंग बनाया था, रेडियो एवं टीवी सेवाओं के माध्यम से शिक्षा तक पहुंच, तो रेडियो के थ्रू तो हमने देख लिया, शिक्षा के टेलीविज़न के थ्रू भी देख लेते हैं कि कैसे हम जानकारियों को प्राप्त करते हैं या शिक्षा को प्राप्त करते हैं। इसके पहले भी मैंने तीसरे चैप्टर में या उसके पहले मैंने आपको रेडियो की सेवाओं के बारे में बताया है, दूरदर्शन की सेवाओं के बारे में, लेकिन एक बार फिर से आपके सिलेबस में दे रखता है, तो एक बार फिर से जल्दी में तेज़ी से जान लेते हैं, क्योंकि पहले भी आप लोगों ने पढ़ रखा है। एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ कि देखिए टेलीविज़न सेवाएं क्या होती हैं। टेलीविज़न का सबसे पहले आविष्कार कब हुआ, किसने किया था, तो J.L. बेयर्ड ने किया था। इसके पहले आविष्कार इसका कब हुआ था ये भी मैंने आपको बता दिया। तो J.L. बेयर्ड जो है वो टीवी के आविष्कारक थे। अगर आपसे पूछे किस साइंटिस्ट ने किया था तो आप J.L. बेयर्ड का नाम दे दीजिएगा। फिर इसके बाद देखिए टेलीविज़न सेवा के थ्रू हमें क्या प्राप्त होता है, शिक्षण की प्रारंभिक अवस्था में श्रव्य दृश्य सामग्री पर अधिक जोर दिया जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि टीवी में जब आप देखते हैं, सुनते हैं, तो उससे आपका सुनते भी हैं और देखते भी हैं, तो इससे आपको दोनों तरीके का होता है कि आप श्रव्य भी कर रहे हैं, दृश्य भी देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं, तो इससे दोनों तरीके पे जोर दिया जाता है। टीवी के माध्यम से छात्र की दोनों इंद्रियां सक्रिय रहती हैं। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि इसके माध्यम से आपकी आँख और कान दोनों जो इंद्रियां हैं वो सक्रिय रहती हैं और आप आसानी से चीज़ों को सीखते हैं। देखिए अब दूरदर्शन के शैक्षिक उपयोग क्या क्या हो सकते हैं उसके बारे में जानते हैं। तो देखिए इसमें क्या क्या हो सकते हैं, इसमें मैंने पॉइंट वाइज बना दिया है और आपको मैं बता देता हूँ। देखिए रचनात्मक वातावरण का निर्माण करना, मतलब आप जब भी टीवी देखते हैं, अगर उस पर जब कार्यक्रम दिखाया जाता है, आप देखते हैं उसमें कोई नृत्य कर रहा है, तो कोई कुछ कर रहा है, कोई ड्रामा कर रहा है, कोई कविता पढ़ रहा है, तो इससे व्यक्ति के अंदर रचनात्मक गुण आने का वातावरण का निर्माण कराया जाता है कि व्यक्ति का रचना के प्रति रुचि बढ़ेगी, वो गाना गाने देखेगा या फिर डांस करना सीखेगा या फिर और भी कविता पढ़ना सीखेगा या कविता में रुचि लगा, तो इससे रचनात्मक वातावरण का निर्माण होता है। दूसरा क्या है, साक्षरता कार्यक्रम का प्रसारण। जैसा कि आप जानते हैं पहले लोग कम पढ़े लिखे होते थे, अब आज के टाइम में लोग पढ़ने के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, तो साक्षरता मतलब साक्षरता कार्यक्रम का प्रसारण होता है, जिसमें लोगों को दिखाया जाता है कि आप पढ़ाई से जुड़िए या फिर और सामाजिक कार्यों से जुड़िए, जिससे आपके अंदर नए नए अच्छी आदतों का विकास हो, आप नए नए चीज़ों के बारे में जानें, तो साक्षरता कार्यक्रम का प्रसारण किया जाता है। एक ये लाभ हो गया, मतलब उपयोग हो गया। उसके बाद देखिए छात्रों को प्रेरित किया जाता है नई नई चीज़ों को करने के लिए, डांस, संगीत, इन सब चीज़ों के लिए, या फिर उन्हें समाज देश विदेश में क्या हो रहा है उसके बारे में न्यूज़ के थ्रू बताया जाता है, तो इससे छात्र प्रेरित होते हैं।
इसके बाद देखिए चौथा क्या है, छात्रों को उच्च स्तरीय शिक्षण प्रदान करना, मतलब टीवी के माध्यम से, टेलीविज़न या प्रोजेक्टर के माध्यम से, जैसा कि आप जानते हैं प्रोजेक्टर पे बड़े बड़े कॉलेजों में, स्कूलों में लेक्चर होता है, तो इसके माध्यम से लोगों तक छात्रों तक उच्च स्तर की शिक्षा को पहुंचाया जाता है। फिर पांचवा देखिए, औद्योगिक श्रमिकों एवं किसानों के लिए विशिष्ट कार्यक्रम का प्रसारण। जैसा कि मैंने आपको बताया कि किसानों के लिए विशिष्ट कार्यक्रम कैसे होता है, मान लीजिए कब बरसात होगी, कब सूखा पड़ेगा, और इस बार कितना फसल उगा, या मतलब कितना फसल का उपज हुआ, कितना नहीं हुआ, क्या नुकसान हुआ, इन सब कार्यक्रमों को तक लोगों तक पहुंचाया जाता है। कौन सा खाद बीज का यूज करें ताकि फसल और अच्छी होते हैं, इन सब चीज़ों की जानकारी दूरदर्शन चैनल पर, दूरदर्शन मतलब टीवी के द्वारा दिया जाता है राष्ट्रीय चैनल पर। उसके बाद देखिए, इसके बाद आपके साथ वही है आपके सिलेबस में कि एक्सपर्ट के साथ आप कैसे बातचीत कर सकते हैं। मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया है, पिछले अध्याय में, लेकिन फिर से बता देता हूँ कि आप एक्सपर्ट के साथ कैसे बातचीत कर सकते हैं। देखिए उसमें एक पहला है, छात्रों को बातचीत करने के तरीके का ज्ञान होता है। जब आप एक्सपर्ट से, किसी विषय विशेषज्ञ से बात करते हैं, तो आपको उससे कैसे बात करना है, कैसे अपने प्रॉब्लम को बताना है, कैसे उसका जवाब जानना है, आपको इस तरीके का, आपके अंदर इस तरीके का मतलब ज्ञान आता है, और आप नया नया तरीका सीखते हैं विषय विशेषज्ञ से बात करने का। उसके बाद क्या है, इससे छात्रों के आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। दूसरा मतलब जब बच्चा किसी विशेषज्ञ से बात करेगा तो उसके अंदर कॉन्फिडेंस और अधिक होगा, उसका आत्मविश्वास आएगा चीज़ों के बारे में। जब वो जानेगा, पूछेगा, उसको संतुष्टि मिलेगी जवाब से, तो उसके अंदर एक नया आत्मविश्वास आएगा और वो फिर अच्छे से चीज़ों को सीखने के बारे में सोचेगा। फिर तीसरा है, छात्रों को किसी भी समस्या का हल किया जाता है। वही कि जैसे मान लीजिए कोई भी बच्चा है, उसको जो भी प्रॉब्लम होगी वो उसको आसानी से हल किया जाएगा, और वो चीज़ों को आसानी से, सरलता से सीखेगा, और फिर अपने सवाल का जब उसको जवाब मिल जाएगा तो वो फिर एक्सपर्ट के साथ और बातचीत करेगा, उसकी जो भी प्रॉब्लम होगी वो दूर होगी, और वो अपना बड़े बहुमूल्य फीडबैक एक्सपर्ट को भी देगा। इसके बाद देखते हैं चौथा, छात्रों को विशेषज्ञों से ज्ञान का अवसर मिलता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि छात्रों को जब आप किसी विषय विशेषज्ञ से बात करेंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा, और विशेषज्ञों से कैसे ज्ञान प्राप्त करेंगे उसका आपको अवसर प्राप्त होगा कि आप अच्छे से अच्छा ज्ञान प्राप्त करें। तो ये है आपके चौथे चैप्टर में जो भी आपका टॉपिक है, कुछ इस वीडियो में कवर हो गया। इसके बाद जो भी बचा है वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। तो आपको ये चीज़ कैसा लगा, आप एक एक चीज़ को नोट कीजिएगा और एक एक चीज़ को पढ़िएगा। इसमें हर चीज़ पूछा गया है कि आप एक्सपर्ट के साथ कैसे बातचीत कर सकते हैं, उसके क्या लाभ हैं, ये सब एग्जाम में पूछा गया है। दूरदर्शन के शैक्षिक उपयोग क्या है, ये सब चीज़ पूछी गई है। तो आप इसको एक एक चीज़ को अच्छे से पढ़िए और अच्छे से नोट कीजिए, और फिर आगे जो भी इस चैप्टर में है वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, और कोई चीज़ ना समझ में आओ तो कमेंट कीजिए, और बाकी हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, ताकि और बेल की घंटी बजाएंगे तो जैसे ही कोई नया वीडियो आएगा वो आप तक पहुंच जाएगा। चलिए इसके बाद जो है वो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। चलिए बाय, धन्यवाद।